कि लिवर में कैंसर कैसे पनपने लगता है। लिवर में कुछ सेल्स कभी कभी ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो बढ़ते जाता है। और ये जो बढ़ने की जो अनकंट्रोल्ड मेथड है या जो सिचुएशन है, इसे हम कैंसर बोलते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पे हैं कि हाँ इनमें लिवर कैंसर होने के चांसेस हैं? ये जनरली अल्कोहल जो ज़्यादा लेते हैं वैसे लिवर्स और वैसे लोग में लिवर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसमें जो लोगों में हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी या सी के इन्फेक्शन पहले हो चुका है, उसमें लिवर कैंसर की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं, वेट ज़्यादा बढ़ गया है, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं लिवर कैंसर के लिए। कि रशिया ने कैंसर की वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है, तो इंडिया के लोग भी बड़े बेताब थे जानने के लिए कि इंडिया में कब कैंसर की वैक्सीन बनेगी। कैंसर के लिए वैक्सीन है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ओके। तो ये हमारे पास जैसे बताया हेपेटाइटिस बी सी से होती है हाँ। उस एनी इन्फेक्शन दे आर वायरस, तो वायरस के वैक्सीन होते हैं। लिवर कैंसर की तरफ सोचे या समझे तो क्या इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती लक्षण, कि हम लास्ट स्टेज में पहुंचने से पहले ही इसको पकड़ लें? लिवर कैंसर के लिए इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? हेवीनेस, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में हेवीनेस हो सकता है, एक स्ट्रेचिंग टाइप का पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं करे, थोड़ा हल्का नौशिया, उल्टी की एक महसूस होना, ये सारा अर्ली सिम्टम्स है। आई थिंक समथिंग शुड बी रिमेंबर्ड, इस तरह की सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स अगर किसी को 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तब एक बार कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जैसे शरीर जो है उसमें सूजन हो गई है या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो गया है, कि हमने मेहनत नहीं की, वजन अचानक से ही कम हो गया? ये 2-3 भी सिम्टम्स होते लिवर कैंसर के। वेट लॉस अगेन एडल्ट्स में इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, अगर किसी ने कॉन्शियसली वेट लॉस नहीं करा रहे हैं और वेट लॉस हो रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे वेट लॉस नहीं इग्नोर करना चाहिए, वैसे ही भूख कम लग रहा है, ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्वेलिंग, कभी कभी फीट में स्वेलिंग होती है, आईज के चारों तरफ स्वेलिंग होती है, ये सारे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कैंसर का नाम सुनते ही अपने आप में ही एक घबराहट सी होने लगती है, उसमें भी लिवर कैंसर, जो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, जिसके बारे में लोगों को बहुत समय तक पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो 24/7 साइलेंटली परफॉर्म करते रहता है बिना किसी परेशानी के। लेकिन कई बार वो साइलेंटली डैमेज भी हो रहा होता है और वो डैमेज इतना सीरियस हो जाता है कि बात सीधे लिवर कैंसर तक पहुंच जाती है। अब ऐसे में लिवर कैंसर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमारे आसपास में जो चीजें हैं उनमें कुछ बदलाव हुआ है जो डायरेक्टली लिवर कैंसर के केसेस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इसके लक्षण को हम समय रहते कैसे पहचान सकते हैं? इसके अर्ली वार्निंग साइंस हम क्या समझ सकते हैं? और इसका इलाज भी क्या बाकी कैंसर की तरह ही होता है? और अगर एक बार लिवर कैंसर हो गया तो इसमें बचने यानी कि सर्वाइवल रेट के चांसेस कितने होते हैं? जो ट्रीटमेंट होता है क्या उसमें भी कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और जिस तरीके से बाकी कैंसर का इलाज होता है वैसे ही किया जाता है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हम लिवर कैंसर पर ही बात करेंगे। हम जानेंगे समझेंगे इस बीमारी के बारे में कि आखिर क्या है, क्यों हो जाती है, और इससे जुड़े तमाम मिथ्स भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, जो कि सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि लिवर के बारे में सही में जानकारी बहुत कम है और लिवर कैंसर जैसे बताया ये बढ़ रहा है। तो इसी के लिए कि कैसे हम इससे बचे, इसकी एक्चुअल राइट जानकारी लोगों तक
मिलना जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर, Yes. ताकि आपके जरिए, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसके जरिए हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचा सके। सबसे पहले हम चाहते हैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम ऐसे ही करें कि लिवर में कैंसर कैसे पनपने लगता है, क्योंकि हमें पता है लिवर हमारे शरीर का एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, शरीर की सारी गंदगी को निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बट ऐसे क्या बदलाव हो जाते हैं कि उसके अंदर कैंसर सेल्स पनपने लगते हैं? सो आपने सही कहा, लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ये डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बॉडी का किचन भी है। इसका मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं, जो मेडिसिन आते हैं, जो हमारे पेट में जाते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते हैं लिवर। मेटाबोलाइज का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं उसको बॉडी तक पहुंचने के लिए जिस तरह की ज़रूरत होती है उसको चेंजेस की, उस हिसाब में उसको लाके तब वो बॉडी तक पहुंचाते हैं, तो इसको मेटाबॉलिज्म करते हैं, कहते हैं। तो इट इज़ अ किचन एंड ऑल्सो अ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन बॉडी का। तो इसलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कैंसर की बात करें, कैंसर क्या है? कैंसर बॉडी के कोई भी सेल्स में शुरू हो सकता है। सेल्स होती है बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे हमारा इमारत बनता है ईंट से, वैसे हमारा बॉडी बनता है सेल्स से। ये सेल्स हर ऑर्गन में अलग होते हैं। लंग्स के सेल्स अलग होते हैं, लिवर के सेल्स अलग होते हैं। लिवर के जो सेल्स, उसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ये सारे सेल्स में कोई सेल्स, नॉर्मली जब भी हमारा ग्रोथ होता है सेल्स डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है। इसीलिए लिवर का साइज बचपन में जैसे रहता है उसमें थोड़ा बढ़ते बढ़ते एक साइज में आके रुक जाता है। हमारा हाइट एक हाइट के बाद रुक जाता है, क्योंकि वो हमारे सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंट्रोल होती है बाय बॉडी। लिवर में कुछ सेल्स कभी कभी ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो बढ़ते जाता है। और ये जो बढ़ने की जो अनकंट्रोल्ड मेथड है या जो सिचुएशन है, इसे हम कैंसर बोलते हैं। लिवर में जब हेपेटोसाइट्स में इस तरह की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, इसे हम लिवर कैंसर बोलते हैं। लिवर कैंसर, क्या इसमें हेपेटाइटिस वायरस का भी कोई रोल होता है? यस। अब लिवर कैंसर दो तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी लिवर कैंसर, एक है सेकेंडरी लिवर कैंसर। प्राइमरी लिवर कैंसर ये लिवर में ही इसकी शुरुआत होती है, जैसे हेपेटोसाइट्स में ही। इसके कारण अलग है। और दूसरे तरह के जो कैंसर है वो है मेटास्टेटिक, और इसका मतलब ये शुरुआत इस कैंसर का और कहीं पे हुआ था, मे बी कोलोन, मे बी रेक्टम, मे बी ब्रेस्ट, उसकी शुरुआत वहां पे हुई थी लेकिन वो लिवर में आया है। दैट मीन्स ये होती है जब उस ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, दे हैव कम टू द लिवर। ये लिवर कैंसर नहीं है, इसको बोलते हैं मेटास्टेटिक कैंसर टू द लिवर। हम मोस्टली अभी बात करेंगे लिवर कैंसर के बारे में, दैट इज प्राइमरी कैंसर। प्राइमरी कैंसर आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके कारण होते हैं ऑन द होल लिवर की जो स्ट्रक्चर है, इसकी फंक्शनिंग है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन, उसमें हम हिंदी में उसको एक बोल सकते हैं, सूजन बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ये एक बैकग्राउंड होता है। अबाउट 70% जो लिवर कैंसर्स होते हैं, इसकी बैकग्राउंड में ये इन्फ्लेमेशन, दैट इज सिरोसिस या हेपेटाइटिस, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस इसके बैकग्राउंड में होते हैं। क्या क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये कॉमनेस्ट रीजंस हैं। एंड another common reason is cirrhosis. Liver cirrhosis is called a scarring, और लिवर का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाते हैं। बट cirrhosis is not liver cancer. सिरोटिक लिवर में कैंसर जन्म ले सकता है। ये बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मतलब रिस्क फैक्टर्स है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोटिक लिवर। और रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, ये जनरली अल्कोहल जो ज़्यादा लेते हैं, वैसे लिवर्स और वैसे लोग में लिवर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसमें जो लोगों में हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी या सी के इन्फेक्शन पहले हो चुका है, उसमें लिवर कैंसर की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं,
वेट ज़्यादा बढ़ गया है, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं Factors हैं। लिवर कैंसर के लिए। आपने जैसे एक डॉक्टर तरह हाँ के हाँ वन सेकेंड, एक तरह के जो कैंसर होते हैं वो अल्कोहल रिलेटेड नहीं है। नॉन ये अल्कोहलिक ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम्म, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैंने तो कभी अल्कोहल पिया पिया ही ही नहीं, नहीं लेकिन मुझे कैसे हो गया है? इससे हम बोलते हैं एक नॉन अल्कोहलिक एक लिवर डिजीज़ होती है, वो होता है। सो हम्म, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन इसके कारण अलग होते हैं। अलग फैटी लिवर जैसे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं हाँ फैटी लिवर। आपने जैसे कहा कि नॉन अल्कोहलिक रीजंस काफी ज्यादा बड़े हैं यस, फैटी लिवर की हम बात यस, करते हैं यस। तो हमने अभी तक जितने सेशंस वगैरह किए हैं तो उसमें बोला जाता है कि एक स्टेजिंग की तरह होता है कि लिवर में अगर डैमेज शुरू हो गया है तो पहले फैटी लिवर होगा फिर वो और बढ़ करके लिवर में इन्फ्लेमेशन करेगा फिर वो और Yes, बढ़ करके इन्फेक्शन करेगा yes. फिर वो एक ऐसे एंड स्टेज में पहुंच जाएगा कि वो लिवर सिरोसिस कर सकता है Cirrhosis, yes, तो yes. फैटी लिवर अगर किसी में बार बार हो रहा है तो चांसेस है कि इन स्टेजेस से गुजर के वो सीधे कैंसर में तब्दील हो जाए Yes, you are very right. फैटी लिवर का मतलब होता है कि लिवर में कोई भी कारण से फैट की वहाँ पे जमा होते हैं। इसे फैटीज के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, लिवर फैटी लिवर 1 2 3 डिफरेंट। सो इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं उसमें सिंपल इन्फ्लेमेशन थोड़ी हो सकती है, उसमें कैंसर होगा ही ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फैटी लिवर ग्रेड 1 में हम ट्रीटमेंट भी बहुत समय ज़रूरत नहीं होती देते है। लेकिन जैसे-जैसे इसकी सीरियसनेस बढ़ जाता है, जैसे इस ग्रेड 2 या उससे ज़्यादा में पहुँच जाते हैं, तब इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होता है और उससे क्या होता है लिवर की जो एक होती है आर्किटेक्चर, उसकी जो एनाटॉमी होती है, वो अफेक्टेड होता है। बाद में उसकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट अफेक्ट होता आता है। है जब इसकी आर्किटेक्चर एक होता है कि सूजन हो गया है, ये रिवर्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही सिरोसिस पहुंच जाता है, दैट इज हार्डनिंग, इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ द लिवर। फैटी लिवर में होता है ये है कि इट इज नॉट हार्डनिंग, इट्स स्टिफनिंग ऑफ द लिवर। स्टिफ हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। लेकिन जब वो हार्ड हो जाता है, लिवर की पूरा एनाटॉमी चेंज हो जाती है। एक सिरोटिक लिवर आप देखेंगे तो महसूस होगा कि किस तरह इसकी आर्किटेक्चर चेंज हो गया है। एक बार सिरोटिक लिवर हो जाता है, तब ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसमें फिर चेंज रिवर्स नहीं हो बैक सकता टू नॉर्मल नहीं होता है। इसीलिए शुरुआत में ही जब इसमें सिरोसिस से पहले की जो स्टेजेस है उसमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी जो भी राय है वो फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर ऐसा होता है कि लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है तो yes. ओके तो जैसे जो लिवर कैंसर में तब्दील हो जाती हैं इस तरह की बीमारियों के बाद तो लिवर कैंसर की वजह से क्या लिवर का शेप और साइज भी बदल सकता है? डिपेंड करता है, जैसे कि बहुत समय जैसे बताया और 70-80% में सिरोटिक लिवर ऑलरेडी हो जाता है, हाँ। उसकी शेप ऑलरेडी चेंज हो जाती है। अब लिवर कैंसर क्या होता है, इसी सिरोटिक लिवर में क्यों बनता है, ये अगर कोई समझ जाता है तब आपको पता, बाकी सब चीज इजी हो जाएगा। बॉडी का एक मैकेनिज्म होती है कि कोई भी हमारे बॉडी में एबनॉर्मल होता है, बॉडी उसको रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन होता है, हमारी इम्यूनिटी है उसे रेजिस्ट करती है। जब लिवर में सिरोसिस होता है, बॉडी की जो लिवर की जो नॉर्मल सेल्स होती है वो मल्टीप्लाई करने लगता है कि हम किसी तरह ये सिरोटिक प्रोसेस को हम स्टॉप करें। ये बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन जो नॉर्मल सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये अनरूली हो जाता है तो वो कैंसर में बदल जाता है। तो इसीलिए सिरोटिक लिवर में शेप चेंज होगा, बट लिवर में जब ट्यूमर अलग से होता है, पार्ट ऑफ द लिवर उसमें कैंसर के धब्बे हमें दिखेंगे, ट्यूमर्स अलग से दिखेंगे हमें। सो ओवरऑल उसका आर्किटेक्चर चेंज हो गया, बट विद इन द लिवर उसमें 1-2 जितने कैंसर्स होंगे वो आपको अलग से दिखेंगे। अगर समझना हो कि कारण क्या हुआ, क्योंकि कई लोग जैसे आपने भी कहा कि आपके पास पेशेंट्स आते कहते हैं कि हमने तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया, हमें लिवर कैंसर क्यों हो गया। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पे हैं कि हाँ इनमें लिवर कैंसर होने के चांसेस हैं? अगर आप बता दें तो हो सकता है जो हमारी ऑडियंस देख रही हैं वो पहले से एक अलर्ट मोड में चले कि शायद मैं भी रिस्क पर हूं तो अभी से अलर्ट मोड पर चलूं और खुद का ट्रीटमेंट समय समय रहते करवाते रहें। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है अल्कोहल की यूज।
जिन लोग ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उसमें होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा किसी को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन हो चुका है पहले, वो बाद में जाके वो कैंसर कॉज कर सकता है, क्योंकि प्रोसेस सेम, एक बार इन्फेक्शन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर स्टिफनिंग हुआ, फिर सिरोसिस हुआ, फिर कैंसर। सो दीज आर दी स्टेजेस। इनिशिएट कैसे होता है, दैट मे बी डिफरेंट। सो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ये एक हो सकता है जिसमें ओबिसिटी है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज भी है। आजकल हमारा काम ऐसा है, हम लोग ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। काइंड ऑफ फूड वी ईट, जिन लोग फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं उसमें लिवर कैंसर अकेले नहीं और ज़्यादा और भी कोई कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। एंड जो मोर कि जिनमें कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट लिवर में चेंजेस आते हैं, दैट इज द फैटी लिवर। अच्छा, तो उसके लिए जैसे बताया हर चीज की रोकथाम नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट हम अपना लाइफस्टाइल में कोई चेंज है, आई थिंक इसके बारे में हम आगे बात बिल्कुल करेंगे। हाँ, इसके बारे में करेंगे हम बात। डॉक्टर, जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की, हमारे फूड हैबिट्स की बात की, मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ सवाल हैं, प्लीज बताइएगा कि क्या जो ये फूड हैबिट्स हमारी बदली हैं ये कहीं ना कहीं कारण है लिवर कैंसर होने का। हम पहले जो है हमारे बर्तन अलग किस्म के हुआ करते थे, आयरन के बर्तन में हम ज्यादातर खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। अब वो बर्तन जो है वो नॉन स्टिक हो गए हैं, टेफलॉन कोटिंग वाले हो गए हैं। हम जो कंटेनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लास्टिक्स के भी हो गए हैं, उसमें भी बहुत ही लो ग्रेड प्लास्टिक। तो क्या ये जो शिफ्ट आया है हमारे बर्तनों में, इसकी वजह से लिवर कैंसर बढ़ सकता है? इसमें ये सारे जो आपने बताया, इसमें कैंसर के चांसेस देखा जाता है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि हाँ इसी के लिए हुआ है। लेकिन एक हम रिलेट कर सकते हैं कि पहले नहीं होता था, आजकल हो रहा है, बट स्टडीज चल रहे हैं टू फाइंड कोई डायरेक्ट लिंक है कि नहीं। तो अभी तक हमें इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। हम लोग जैसे अभी खाने को रैप करते हैं ना, तो वो सिल्वर फॉइल में रैप करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले के जो तानाशाह लोग होते थे अपने जेल में जो कैदियों को रखते थे तो उनको सिल्वर फॉइल में खाना परोसते थे, क्योंकि वो एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता था कि धीरे धीरे शरीर में जहर घोल रहा है और फिर वो इंसान की मौत हो जाती थी। लेकिन आज हम लोग उस सिल्वर फॉइल में खाना मतलब लेकर के पैक करके जाते हैं, कई बार गर्म भी कर लेते हैं। तो क्या उससे निकलने वाला जो केमिकल है वो भी कहीं ना कहीं कारण बन सकता है कैंसर होने का? आजकल देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स, लेकिन आजकल जो भी हम यूज करते हैं वो काफी स्टडीज के बाद हम यूज करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हुआ या सिल्वर फॉइल, ये बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट्स होती है, तभी कोई कंपनी उसको यूज कर सकता है। और ऑफ कोर्स बाद में जाके हो सकता है बहुत समय हमें रियलाइजेशन होती है ये नहीं होना चाहिए, रैपिंग नहीं होना चाहिए, तो हम उसे चेंज करते हैं। सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगेन डायरेक्ट रिलेशन विद कैंसर वी डोंट हैव सो मच स्टडीज टू से, लेकिन ये सब बहुत अच्छा हैबिट्स भी नहीं है। बिल्कुल। जैसे जैसे हमें कुछ पता चलता है कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक, नॉट ओनली कैंसर, कोई कार्डियक या कोई चीज के लिए हमारे लाइफस्टाइल में जो इफेक्ट होते हैं उसे हमें इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, और वो करते भी हैं। बिल्कुल। आजकल जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, तो उन्होंने क्या शुरू किया है कि जो खाने के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, दूध के प्रोडक्ट हो गए या मसालों के प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी वो लैब टेस्टिंग करा रहे हैं, मोस्टली फेल हो जा रहे हैं। तो लोगों को एक ऐसा मतलब हिट कर रहा है कि हम तो इतने सालों से यही वाला खा रहे हैं, यही वाला पी रहे हैं, ये लैब टेस्टिंग में फेल हो गया। और क्योंकि कई बार उसमें ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जो कैंसरस हो सकती हैं। कई अंडों के टेस्ट हुए जो फेल हो गए, कैंसरस थे वो। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के दूध का भी टेस्ट हुआ था, वो भी लैब टेस्ट में फेल हो गए थे। इवन जो मसाले हम खाते हैं बेसिक, वो भी सारे जो हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए। तो हमारी जो खाने की हैबिट है, जो ऐसी चीजें जो हम घर में भी बना के खा रहे हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, ऑलमोस्ट ये सब अडल्ट्रेटेड है, तो ये भी तो हमारे शरीर में डायरेक्ट जा रहा है, तो ये अटैक करके कैंसर सेल्स में तब्दील हो सकता है। एक बात कहना चाहूंगी, आजकल सोशल मीडिया में बहुत कंटेंट्स हैं। हाँ, ये तो है। सो फॉर द पब्लिक आप लोग वही कंटेंट्स को फॉलो कीजिए या बिलीव कीजिए, उसका पहले सोर्स देखिए वो कहाँ से आया है। छोटा छोटा कोई लैब टेस्ट हो रहा है, दे डोंट हैव एनी मीनिंग। जब तक कोई ऑथेंटिकेटेड कंटेंट नहीं हुआ, उसका सोर्स पता कीजिए कहाँ पे टेस्ट हुआ है।
वो कोई रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल लेबोरेटरी में हुआ है कि नहीं, प्लीज़ कंटेंट पता कीजिए, उसके बाद ही आप इसके बारे में पब्लिक को बात करना चाहिए। ठीक या है। अगर हम कोई कंटेंट डाल रहे हैं यूट्यूब में तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या क्या है। है? नहीं तो अदरवाइज ये एक जो ज़रूरत नहीं है, एक फियर पैदा कर देता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बट येस, like I said, everything is an ongoing process. Whole healthcare, knowledge, education, they are ongoing. आज हमें जो पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे और रिसोर्सेस आते हैं और रिसर्च होता है, हमें और नया चीज़ पता चलता है। सो दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट इज़। इसी वे में हम नई चीज़ें, नई टेक्निक, नई इनोवेशंस आती है, इसमें कोई गलत नहीं है। आज हमारे पास जो नॉलेज है, कल और ज़्यादा नॉलेज होगा। सो आई थिंक वी शुड टेक दीज वेरी पॉजिटिवली। ऐसा नहीं है कि हमने वो गलत कर दिया, कल जो था वो गलत था। ठीक है, उस नज़र से, उस समय के हिसाब से वो सही था। एंड विथ ऑल रिसर्च एंड ऑल ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन वो सही था। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। कैंसर में कितने चेंजेस आए हैं, जो हम 15 साल पहले, 20 साल पहले हम जो मेडिसिन यूज करते थे, आजकल उससे ज्यादा आ गया है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ वी आर मूविंग ऑन। अभी आपने जैसे बात की कि कैंसर की दवाइयों की, कि पहले जो दवाइयाँ होती थी उसके मुकाबले आपकी दवाइयाँ काफी बेहतर भी हो गई हैं और चीजें चल भी रही हैं अभी भी। अभी जैसे हाल ही में न्यूज आई थी कुछ समय पहले कि रशिया ने कैंसर की वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है, तो इंडिया के लोग भी बड़े बेताब थे जानने के लिए कि इंडिया में कब कैंसर की वैक्सीन बनेगी। तो आपको कुछ आइडिया है कि कब तक कुछ ट्रायल फेज में ही या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं या नहीं कैंसर वैक्सीन के लिए? These are very very early stages. चल रहा है, हर जगह में चल रहा है, रशिया में भी चल रहा है, हर जगह में कैंसर वैक्सीन की बात हो रही है। लेकिन अभी इसके बारे में डिस्कस करना इज टू अर्ली। तो जब तक बहुत ट्रायल्स के फेजेस होते हैं, जब तक वो नहीं होता है, इट इज बेटर नॉट टू डिस्कवर, बिकॉज देयर बी ना हाफ बेक्ड नॉलेजेस। बट ऑफ कोर्स टॉकिंग ऑफ वैक्सीन, हमारे पास वैक्सीन है। जो कॉमन कैंसर्स है उसके वैक्सीन है। वी हैव सर्विक्स कैंसर वैक्सीन। आज हम लिवर की बात करें, लिवर कैंसर के लिए वैक्सीन है हमारे पास। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये हमारे पास, जैसे बताया, हेपेटाइटिस बी सी से होती है। उस एनी इन्फेक्शन, दे आर वायरस, तो वायरस के वैक्सीन होते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन होती है। बिल्कुल, अभी जैसे हमने बात ही कर रहे वैक्सीन की, तो इस पर आ ही जाते हैं। आपने जैसे कहा कि लिवर कैंसर के लिए भी वैक्सीन है, प्लीज बताइए कि इसको कौन लोग लगा सकते हैं, लगाने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्राइटेरिया है? ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है। आजकल तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आप कहीं जॉब में जाइए वो लगा देते हैं, कहीं जाना हुआ हेपेटाइटिस की बी की वैक्सीन हर कोई लगा लेते हैं। आई थिंक इट शुड बी टेकन। और लेकिन इसकी नहीं, सिंगल डोज से दोनों आते हैं, सिंगल और ये भी आते हैं। तो आप जब जाएंगे, आपका पूरा रिकॉर्ड्स देख के आपकी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से आपके लिए वो बताया दिया जाएगा। तो प्रिवेंशन के तौर पे लगा सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए यस यस यस, बिकॉज हेपेटाइटिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने वैक्सीन लगा लिया तो कैंसर से बच गया, ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन जो होती है ओनली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की भी वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी की है वैक्सीन। लेकिन जो मेजर चंक ऑफ कैंसर, लिवर कैंसर है, वो है अल्कोहल रिलेटेड या नॉन अल्कोहल रिलेटेड, जिसकी वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन लेना चाहिए हेपेटाइटिस बी की, और जो लेते हैं, जो प्रोग्राम में भी है, हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी है। लेकिन बाकी सारे प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं वो भी हमें लेने चाहिए, बहुत रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। हम पहले प्रिवेंशन स्टेप्स पर आए, उससे पहले हम थोड़े से वार्निंग सिग्नल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर कैंसर बहुत सारे लोगों में एकदम लास्ट स्टेज में पकड़ में आता है, जब उनके पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि अच्छे से इलाज हो पाएगा या वो सरवाइव भी कर पाएंगे। अगर हम लिवर कैंसर की तरफ सोचे या समझे, तो क्या इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती लक्षण, कि हम लास्ट स्टेज में पहुंचने से पहले ही इसको पकड़ लें? Actually, that is the most tragic part of cancer, I would say. क्योंकि स्पेशली एब्डोमेन का पता नहीं चलता है शुरुआत में, इसीलिए मतलब इसमें अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल एंड अलर्ट रहना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनका सपोज फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी अल्कोहल की हिस्ट्री है, जिसका हेपेटाइटिस की हिस्ट्री है,
तो दे आर मोर अलर्ट, उनको वो ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। ठीक है। लेकिन जिनका कोई भी नहीं है हिस्ट्री, वो कॉशियस रहना उनके लिए मुश्किल है। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम हमें जानना चाहिए। जनरली जहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं सबको बोल देती हूँ कि आपके क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स होती है बहुत जनरल होती है। लिवर कैंसर के लिए इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? हैवीनेस, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में हैवीनेस हो सकता है, एक स्ट्रेचिंग टाइप का पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं करे, थोड़ा हल्का नौशिया, उल्टी की एक महसूस होना, ये सारा अर्ली सिम्टम्स है। लेकिन ये सारी अर्ली सिम्टम्स कितनों के होते हैं और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हम किसी खुद भी इग्नोर बीमारी कर में भी हो देते हैं। सकते हैं, हाँ। इतना काम है आदमी का तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आई थिंक समथिंग शुड बी रिमेम्बर्ड, इस तरह की सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स अगर किसी को 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, नॉर्मल जो हम मेडिसिन लेते हैं उससे ठीक नहीं हो रहा है, तब एक बार कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, एक पता करने के लिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। चांसेस कम होंगे, लेकिन ये सारे जनरली आई टेल दिस टू इन ऑल माय पॉडकास्ट कि कोई एबनॉर्मल सिम्टम सिंपल सी हो लेकिन परसिस्टिंग फॉर मोर देन 3 वीक्स, एक बार आपको कर लेना चाहिए। ये हुआ इनिशियल सिम्टम्स। और थोड़ा सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं, जॉन्डिस, दैट मीन्स येलोइंग का पीलिया, कलर, येलोइंग कलरेशन ऑफ द आईज, यूरिन की कलर शुरुआत में ही बदलने लगते हैं। तो ये अगर आता है, जॉन्डिस शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, स्पेशली एडल्ट लोगों में अगर पीलिया होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट डॉक्टर जैसे बचपन में आई गेस सबको एक ना एक बार तो जॉन्डिस होता ही है, तो इसलिए मैंने बताया एडल्ट्स में, एडल्ट्स में। तो जॉन्डिस का भी कुछ ऐसा है कि बचपन में भी अगर आपको एक बार हुआ है या एक से ज्यादा बार हुआ है तो आपको आगे चल के कैंसर होने के चांसेस? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सिर्फ बचपन में adults में जॉन्डिस होते हैं, जैसे जॉन्डिस के बहुत कारण होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरीली हमेशा हेपेटाइटिस से भी होगा, बचपन में तो और कारण होते हैं, सो नॉट नेसेसरी एट ऑल। एडल्ट्स में अगर जॉन्डिस हो रहा है, एडल्ट्स में अगर जॉन्डिस होता है, पीलिया होती है, तब इसको जरूर अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए। अगेन आई वुड लाइक टू से कि जरूरी नहीं है कि कैंसर होगा, बट लेकिन स्टिल कराना चाहिए कि कैंसर के अलावा भी हेपेटाइटिस तो नहीं है, कोई क्योरेबल कोई कॉज तो नहीं है, तो ये बिल्कुल कराना चाहिए। और एडवांस सिम्टम्स अगर समझने हो, एडवांस सिम्टम्स जैसे भी एडवांस्ड हो जाता है, पीलापन, दैट इज पीलिया, ये इंपॉर्टेंट होती है। और एब्डोमेन की डिस्टेंशन, एब्डोमेन फूलने लगता है, पेट ऐसे फूलने लगता है, और वॉमिटिंग होती है, पेन एब्डोमेन सीवियर हो सकता है। जनरली पेशेंट्स बोलते हैं पेट में तो है, इधर पीठ में भी दर्द हो रहा है, और यूरिन की कलर डीप येलो हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। शरीर में सूजन होती है, इचिंग कभी कभी होती है, खुजली हो सकती है, क्योंकि जॉन्डिस भी बहुत तरह के होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स ये डिनोट करता है लेटर स्टेजेस ऑफ कैंसर। ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जैसे शरीर जो है उसमें सूजन हो गई है या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो गया है, कि हमने मेहनत नहीं की, वजन अचानक से ही कम हो गया, ये 2-3 भी सिम्टम्स होते लिवर कैंसर के? वेट लॉस अगेन एडल्ट्स में इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, अगर किसी ने कॉन्शियसली वेट लॉस नहीं करा रहे हैं और वेट लॉस हो रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे वेट लॉस नहीं इग्नोर करना चाहिए, वैसे ही भूख कम लग रहा है, ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्वेलिंग, कभी कभी फीट में स्वेलिंग होती है, आईज के चारों तरफ स्वेलिंग होती है, ये सारे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट, कोई भी सिम्टम जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मोर देन 3 वीक्स परसिस्ट कर रहा है, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अगर हमें समझना हो कि कुछ ऐसे टेस्ट, क्योंकि आपने भी जैसे कहा कि अगर कोई सिम्टम्स 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्टेंटली रह रहा है तो हमें एक बार जाकर के इवैल्यूएट करा लेना चाहिए। इवैल्यूएशन के लिए हम कौन सी जांचें कराएं, किस डॉक्टर के पास जाकर के कराएं, और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं लिवर कैंसर से ही रिलेटेड कि हाँ ये टेस्ट सिर्फ लिवर कैंसर का पता लगा सकते हैं या किसी भी तरह के कैंसर का। सो इनिशियली अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स लग रहा है, पास में जो भी, बहुत ज़्यादा टाइम लूज नहीं करना चाहिए, पास में जो भी डॉक्टर है, एक MD फिजिशियंस मिल लेना चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, फिजिशियन है तो ठीक है, एनीबडी जो पास में है उनसे मिलना चाहिए, और वो खुद ही जज करके बता देंगे किसके पास जाना है।
टेस्ट इसमें होती है, अल्ट्रासाउंड होती है। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन होती है, एमआरआई होती है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड में अगर जनरली इसकी फ्लो ऐसे होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी के एफटी लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर उनको शक लगा लिवर कैंसर के लिए तो वो बायोप्सी बहुत समय बोलते हैं। अब इसमें बायोप्सी बहुत समय ज़रूरत नहीं भी है। अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसे लगता है कि नहीं लिवर का ही कैंसर है तो, और उसमें कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, एक है अल्फा फीटोप्रोटीन। बहुत समय इस तरह की अगर ट्यूमर मार्कर वो कराते हैं, अगर रेज्ड है तब बहुत समय बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बायोप्सी की ज़रूरत तब होती है जब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि ये मेटास्टेटिक या सेकेंडरी कैंसर है कि नहीं, मतलब कहीं और से आया है कि नहीं, मतलब किसी और बॉडी ऑर्गन, इट इज अ प्राइमरी और अ मेटास्टेटिक। जैसे हमने शुरू में बताया कि प्राइमरी कैंसर लिवर की ही है, दैट इज हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। अगर हम हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा शक कर रहे हैं तब बहुत समय अल्फा फीटोप्रोटीन सीटी स्कैन के बाद बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड से हमें लगता है कि ये प्राइमरी लिवर कैंसर नहीं है और कहीं से आया है, दैट इज मेटास्टेटिक, तब बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है, ये जानने के लिए कि कौन सी ऑर्गन से आया है। बट डॉक्टर बायोप्सी के लिए बहुत मिथ है कि यस, आई थिंक दिस अ वेरी राइट क्वेश्चन। टुकड़ा काट लेंगे उस ऑर्गन का तो फिर कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा। एग्जैक्टली। मेरे एक्चुअली एक फ्रेंड की मदर को भी हुआ था, तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया बायोप्सी कराने का, बट उन्होंने कराया नहीं बायोप्सी एंड इवेंचुअली शी डाइड। वो नहीं बची थी क्योंकि पता ही नहीं लगा, क्योंकि उनको कैंसर था लास्ट स्टेज का। तो बायोप्सी के अराउंड क्यों इतनी एकदम ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इवन आई हैव सीन एडुकेटेड लोगों में भी ये मिथ है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाएगी। तो ये आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि बायोप्सी अगर डॉक्टर बताते हैं प्लीज करवा लीजिए। बायोप्सी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बायोप्सी से एक तो हमें पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर बायोप्सी नहीं है हम तो कैंसर का इलाज नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। फिर कैंसर अगर है तो किस तरह की है, कहाँ से आया है, वहीं का है कि नहीं। और इस कैंसर में बाद में आजकल और टेस्ट होते हैं इस बायोप्सी के टिश्यू से, उसमें हम देखते हैं इसमें कौन सा दवा काम करेगा, कौन सा टारगेट है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारा वो बायोप्सी की सैंपल से पता चलता है। तो अगर बायोप्सी कोई डॉक्टर बोल रहे हैं प्लीज डिनाई नहीं कीजिएगा। ऑल डॉक्टर्स दे नो हाउ टू डू अ बायोप्सी। बायोप्सी करने की तरीका होती है, वो उसी हिसाब से करेंगे, तो आपको कोई भी ऐसे खतरा नहीं होगा कि बीमारी फैल जाए। डाइट और न्यूट्रिशन का कितना रोल है लिवर कैंसर में? आई थिंक आई जस्ट फिनिश दिस। ये बायोप्सी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई भी बता सकते हैं। सीटी स्कैन की इम्पोर्टेंस लिवर कैंसर में बहुत ज्यादा है, और इसमें सीटी स्कैन करने की तरीका भी बहुत समय समथिंग कॉल्ड ट्रिपल फेज स्कैन, ये भी किया जाता है। उसमें हमें पता चलता है कि किस तरह का वो कैंसर, हेपेटोसेल्युलर है कि नहीं है, उस दूसरे टाइप का है, वो लिवर में जो कैंसर है वो ब्लड वेसल्स में गया है कि नहीं, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें सीटी स्कैन या एमआरआई से पता चलता है। बट सीटी स्कैन के लिए भी मिथ है कि बहुत ज्यादा रेडिएशन है इसमें। यस, नो, आजकल मशीन्स इतने अच्छे हैं और जितने रेडियोलॉजी रेडिएशन डिपार्टमेंट हैं वो हम फॉलो करते हैं, एक्सपोजर कितना होना चाहिए वो सारा चीज फॉलो किया जाता है, गाइडलाइंस होती है वो हम फॉलो करते हैं। सो इसमें इसलिए जो ज़रूरत है वो हमें डेफिनेटली करा लेना चाहिए, डॉक्टर पे आपको विश्वास करके। ठीक है, ओके, करना चाहिए। तो ये चीज़ हमने जैसे टेस्ट का आपने बता दिया, इसमें डाइट न्यूट्रिशन का कुछ रोल है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ खा के कैंसर ठीक कर सकते हैं या कुछ खा के कैंसर से प्रिवेंशन कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें जो सच में अगर कैंसर हो गया है तो थोड़ा बहुत भी हेल्प करती हैं या सपोर्ट करती हैं। सी डाइट सॉरी न्यूट्रिशन, इससे अभी हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि उससे कैंसर ठीक हो सकता है या पूरी तरह से प्रिवेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे जैसे कुछ कैंसर्स, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स ये आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस है। मतलब आप अपने लाइफस्टाइल में अगर कुछ बदलाव करेंगे रिस्क घट जाएगा, कैंसर होने के रिस्क घट जाएगा। तो इसमें जैसे है कि फैटी फूड बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए,
रफेज वाले फाइबर वाले फूड ज़्यादा लेना लेना चाहिए, लिक्विड्स की अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, कलर्ड वेजिटेबल्स ये हमारे डाइट में होना चाहिए। ये सारे हैं हमारे फूड के लिए। बाहर जो थोड़ा जंक फूड होता है ये नहीं लेना अवॉइड चाहिए। करें। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए। जो हम कुक करते हैं दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो। हाँ। इसके अलावा लाइफस्टाइल में एक्टिविटी, आजकल हमारा ओबेसिटी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा सिटिंग में हम सब काम जॉब है, करते हाँ। हैं। इसीलिए एक्टिविटी होना चाहिए, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल। स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल बिग नो। जितना मिनिमम है उतना, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बोथ एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकर्स ऑल्सो, जो आसपास में स्मोक कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, साथ साथ में दूसरे का भी। सो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, नॉट ओनली लिवर कैंसर के लिए, कोई भी कैंसर के लिए, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स के लिए ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कैंसर में ज़्यादातर लोगों को 2-3 ट्रीटमेंट्स के ही नाम पता है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। लेकिन इसके अराउंड में भी बहुत सारे लोगों को मिथ्स रहते हैं कि जैसे कीमोथेरेपी में बाल झड़ जाते हैं, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, और कैंसर से बुरा इसका ट्रीटमेंट है क्योंकि उसमें बहुत पेन होता है। तो लिवर कैंसर के इलाज के लिए भी क्या इस तरह की थेरेपीज़ का इस्तेमाल होता है, और जो ट्रीटमेंट है क्या वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा सफरिंग होता है? Yes. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने रेज किया। ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। हम जब डॉक्टर्स हम ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, हम स्टेज के अनुसार उस पेशेंट का वो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, ये सारा देख के ही हम ट्रीटमेंट कस्टमाइज करते हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ट्रीटमेंट है, इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होगा। अब कैंसर की ट्रीटमेंट 2 तरह की ब्रॉडली होता है, एक है लोकल ट्रीटमेंट और एक है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में आता है सर्जरी, रेडिएशन एंड एब्लेटिव ट्रीटमेंट। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में आता है जो कि पूरे बॉडी में काम करता है, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ब्रॉडली ये इतना आता है। सो सर्जरी में अगेन डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी इनके लिए ठीक है। एक है एक्सीजन, एक छोटा पार्ट ऑफ द लिवर हम हटा देते हैं। ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट भी आजकल काफ़ी है और बहुत समय अच्छा रिजल्ट्स देता है, तो ये आपकी सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ। लोकल ट्रीटमेंट अनदर फॉर्म इज द रेडिएशन एंड एब्लेटिव ट्रीटमेंट। एब्लेटिव ट्रीटमेंट मीन्स हाई डोज की रेडिएशन जैसे हम देते हैं और उससे ट्यूमर को हम वहीं पे किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी। ये स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी देने के लिए भी बहुत मशीन्स आ गए हैं। हमारे पास ही इमालिना का भी इंडिया में आ गया है, तो दे आर वेरी डेडिकेटेड और बहुत प्रिसाइज मशीन्स हैं जिससे कि हम नॉर्मल लिवर को बचा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी है, ये सारा आ गया है। इसके अलावा है क्रायोथेरेपी है, देन RFA दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये सारा एब्लेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। TACE, TARE, ये सारे ट्रीटमेंट फॉर्म्स हैं जो लोकल ट्रीटमेंट है। कौन सा इसमें से देना है ये हम पेशेंट को देखने के बाद देते हैं। ठीक है। अब सिस्टमिक ट्रीटमेंट में है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। सो लेट मी टेल यू, आजकल जो जैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं और जिस द वे वी डिलीवर ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इसमें रिस्क और टॉक्सिसिटीज मिनिमाइज्ड हो गए हैं इस वे से, क्योंकि पेशेंट को एक चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा इनके लिए बेस्ट होगा। और हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? द रिस्क वर्सेस द बेनिफिट। हमेशा हम देखते हैं बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। थोड़ी टॉक्सिसिटीज होती है लेकिन दे आर शॉर्ट टाइम। पेशेंट को बोलते हैं इट इज अ शॉर्ट टाइम पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम गेन। तो कुछ समय के लिए होता है, उसे हम सपोर्ट देते हैं और फैमिली सपोर्ट भी चाहिए, थोड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे डू वेल। इट इज़ नॉट लाइक पहले जैसे लोग सुनते थे बहुत पेनफुल है लाइफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले से अगर किसी को भी होता है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत है।
इसलिए अभी तो ट्रीटमेंट फॉर्म इज मच मच बेटर. हाँ, मतलब इसलिए ट्रीटमेंट से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल mostly घबराना लोग नहीं चाहिए. डर जाते हैं इस चीज एब्सोल्युटली. को। एंड मन में कोई भी ऐसे शंका हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, डिस्कस कीजिए डॉक्टर डॉक्टर के से. साथ एक आप बार बात- नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार जाके आप डिस्कस कीजिए. हम्म। एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड तब आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए. बिल्कुल। हमने अभी तक इस सेशन में जो भी लिवर कैंसर पे बातचीत की है उसको आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया है, बताया है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप हमें एक चीज़ ये ज़रूर बताएं, कुछ ऐसे लाइफ सेविंग टिप्स कि अगर हम चाहते हैं खुद को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को लिवर कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा करके रखें, तो प्रिवेंशन के तौर पर और अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या 4-5 चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में अभी से इम्प्लीमेंट करें, सो दैट कम से कम रिस्क पर रहें हम भी, हमारा परिवार भी लिवर कैंसर होने के। सो फर्स्ट इज द योर फूड. जैसे बताया, लेस फैटी फूड, मोर फाइबर इन द फूड, लॉट ऑफ वाटर. जंक फूड नहीं ले, ये फैट का अबाउट फूड. अल्कोहल, लिमिट अल्कोहल टू द मिनिमम. ठीक है। नो स्मोकिंग. ओबिसिटी कम कीजिए, अपना वेट कम कीजिए. दैट इज मोर ऑफ एक्सरसाइजेस. चलना फिरना ये होना चाहिए. ये लाइफस्टाइल. सेकंड है वैक्सीनेशन. हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए. थर्ड, जेनेटिक. अगर फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, लिवर कैंसर की, और एनी अदर कैंसर, जेनेटिक काउंसलर्स आजकल होते हैं, उनके पास जाके आपको समझना चाहिए कि हमारे फैमिली में ऐसा है तो मेरा कितना रिस्क है. तो दे विल काउंसिल यू. कोई टेस्ट अगर करना होगा वो बता देंगे. तो ये सारी चीजें जानना चाहिए अबाउट प्रिवेंशन, अबाउट चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल. और अगर कोई सिम्टम्स आया है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. स्पेशली हमारे जो फीमेल पेशेंट्स है, वेमेन पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि अपने आप को इग्नोर मत कीजिए. अगर कोई इस तरह की सिम्टम्स आती है, डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको गाइड करेंगे. एंड वॉट एवर दे से वो आप फॉलो कीजिए. एंड इन केस अगर कैंसर डिटेक्ट हो भी गया, डू नॉट इग्नोर बायोप्सी, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम बायोप्सी. बायोप्सी ज़रूर कीजिए और डॉक्टर के साथ बैठ के आप प्लान कर लीजिए कि क्या ट्रीटमेंट होगा. एंड आई एम श्योर अर्ली स्टेज में लिवर कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट होता है, इसके क्योर के चांसेस आर मच बेटर दैन जो हम पहले देखते थे. और आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होगा. परफेक्ट है. तो आई थिंक आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज़ के बारे में बताया है. आई एम श्योर ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. हमें भी बहुत अच्छा लगा आके. एंड रियली विश यू ऑल द बेस्ट. विश ऑल द बेस्ट टू द भारत टाइम्स. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. अगर आपके मन में अभी भी लिवर कैंसर से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के. ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव. थैंक यू.